economic hierarchy and taxonomical This call fields is के now बारे में, being recorded. and comes to chapter second, that is biological classification. जैसा हमने पढ़ा था सिस्टमैटिक्स के बाद जो मेन अटेम्प्ट आता है वो क्लासिफिकेशन का है, दैट इज ऑर्डरिंग और प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनेट पोजीशन देना, उस कंट्री में जो भी एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन होगा उसको फॉलो करते हुए. सो हमें सबसे पहले पढ़ना है कि किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होंगे, बिकॉज जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में रूल बनाए गए हैं उनमें पहला रूल यही है कि किंगडम इज द फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट रैंक की कैटेगरी है. तो सबसे पहला अटेम्प्ट ये किया गया कि किंगडम्स कितने बनाए जाएं क्लासिफिकेशन में, एंड देन आफ्टर उन किंगडम्स के अंदर जो उनका क्लासिफिकेशन होगा वो कैसे किया जाएगा. मींस उसमें फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब कैसे प्लान किए जाएंगे, इनके लिए आता है. तो पहले आएगा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देन उसके बाद आता है सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सिस्टम नेक्स्ट चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम में दिया हुआ है. फिलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और फिर हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है. मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंगी, ये सारी बातें उसमें आएंगी. किसी को डीपीपी वगैरह में कोई डाउट हो तो कुछ पूछना. वैसे तो आपको लिविंग वर्ड की डीपीपी थी, तो क्वाइट सिंपल चैप्टर है, उसमें इतना कोई इशू नहीं आता. फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप डीपीपी का डिस्कस कर सकते हैं. और सेकंड चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. और इसमें जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. जैसे लीनियस का क्लासिफिकेशन सबसे पहले है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो था वो लीनियस का दिया हुआ था. लीनियस ने 2 किंगडम सजेस्ट किए थे, एंड दोस वर प्लांटी एंड एनिमेलिया. अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो स्क्रीन ब्लर है. 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ग्रुप आएगा प्लांट्स का और जो सेकंड ग्रुप आएगा वो एनिमल्स का. अगर माइक्रोस्कोप नहीं है आपके पास तो आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर में देख सकते हैं उनको आप 2 ग्रुप में इजीली डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो लीनियस ने भी ट्रेडिशनली 2 ग्रुप बनाए, प्लांट्स और एनिमल्स, और उनके लिए जो किंगडम के नाम दिए गए लैटिन में वो प्लांटी एंड एनिमेलिया. तो दिस वाज द फर्स्ट, इसको आप बोलते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. This is by Linnaeus, कैरोलस लीनियस, जो भी आपने पढ़ा है. तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा. और 2 किंगडम कौन से थे, एक था प्लांटी और एक बनाया गया एनिमेलिया. अब प्लांट्स और एनिमल्स की क्या डेफिनेशन दी गई है ये इंपॉर्टेंट है, और वो डेफिनेशन एज पर लीनियस है, क्योंकि उस टाइम पे लीनियस ने क्या, किस एंगल से प्लांट्स और एनिमल्स. तो स्क्रीन ब्लर आ रही है. नहीं, क्लियर है. तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ ठीक है. आप एक बार रीज्वाइन करके देख लो. अगर बहुत सारे लोगों को कोई दिक्कत होगी तो मैं रीज्वाइन कर सकता हूँ. द ओनली थिंग जो हो सकती है वो ये कि हम सब बार बार रीज्वाइन कर लें. क्लियर है सर, क्लियर है. क्लियर है सर. सर प्लांटी एंड एनिमेलिया. सो प्लांटी में प्लांट्स आ रहे हैं, बताइए आपको, लेकिन जो क्राइटेरिया यूज किए गए थे वो लोकोमोशन और न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट है ना. इससे जो क्राइटेरिया इसमें यूज किए जाएंगे, हम प्लांट्स को कैसे लीनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट को कैसे डिवाइड करेंगे. तो प्लांट्स वो हैं जिनमें न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, और एनिमल्स वो हैं जिनमें न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है. क्योंकि न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है
इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो नेचर ने उनको लोकोमोशन के जो भी अपेंडेजेस हैं या जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जैसे एनिमल्स में होते हैं, उस टाइप के प्लांट्स नहीं होते। प्लांट्स में फिक्स्ड हैं, प्लांट्स सेडेंटरी होते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते, तो इनमें लोकोमोशन एब्सेंट है। अभी हम जर्नलाइज बात कर रहे हैं, अभी आपको वो प्लांट नहीं कंसिडर करना जो मूव करता हो। और इनमें न्यूट्रिशन, क्योंकि डिपेंडेंसी है, हेटेरोट्रॉफिक है, एनिमल्स किसी और पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करेंगे, तो उसको सर्च करने के लिए उन्हें मूव करना पड़ेगा। तो नेचर ने इनको लोकोमोटरी अपेंडेजेस या ऑर्गन्स दिए, तो इनमें लोकोमोशन प्रेजेंट है। प्लांट्स और एनिमल्स जो बनाए गए, प्लांटी एनिमेलिया जो किंगडम बनाए गए, वो इन क्राइटेरिया पे बेस्ड है, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन। थर्ड क्राइटेरिया जो यूज किया गया था वो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई था, कॉन्शियसनेस। अब लीनियस ने जिस तरीके से उसको समझा था वो ये था कि एनिमल्स कॉन्शियसनेस को शो करते हैं। एनिमल्स को पेन होगा तो वो क्राई कर सकते हैं, या वो प्लांट्स को अगर आप उनकी ब्रांच को तोड़ देंगे तो उसमें आपको कोई अपीरियंस या कोई मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन समझ में नहीं आएगा। लेकिन एनिमल्स का मान लीजिए अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाए तो वो चीज को शो कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया वो लिया गया था। हालांकि आज हम जानते हैं कि प्लांट्स में भी सेंसेस होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उनके टाइम की। तो उनके टाइम पे जो थर्ड क्राइटेरिया था वो ये भी था। जो अदर क्राइटेरिया था वो था रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्सेस क्या हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो मेन क्राइटेरिया हो गया लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक आप ले सकते हैं इसमें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अब एक कोई बात ये आती है कि लीनियस ने जब क्लासिफिकेशन दिया था तब तो सेल वॉल को लोग जानते ही नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे सेल वॉल तो दूर की बात है, सेल के बारे में नहीं पता था, माइक्रोस्कोप के बारे में भी कोई आइडिया नहीं था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये क्राइटेरिया कब आया, ये बाद में आया। कि हम अगर प्लांट और एनिमल को डिस्टिंग्विश करते हैं जैसे लीनियस ने किया था, तो उसमें सेल वॉल का क्राइटेरिया भी हो सकता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। बहुत कॉमन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो बेसिकली जो क्राइटेरिया यूज किए गए थे वो सेल वॉल था, लोकोमोशन था, न्यूट्रिशन था एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इन सारे क्राइटेरिया के बेस पे लीनियस ने प्लांटी और एनिमेलिया दो किंगडम बना दिए। जैसे जैसे साइंस ने डिस्कवरी की, बहुत सारे एक्सेप्शंस आने लगे जहां पे ये क्लासिफिकेशन फॉलो नहीं होता। अब इसमें आप बहुत, क्योंकि आपको तो आज पता ही है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है और हमें क्या पढ़ना है, आप बहुत सारे एक्सेप्शन काउंट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक है ना। यूग्लिना में प्लांट के कैरेक्टर भी है, एनिमल कैरेक्टर भी है, तो इसको किस क्लासिफिकेशन में रखा जाए ये नहीं पता चलेगा, है ना। इसी तरीके से स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड में फंगी के कैरेक्टर्स हैं और एनिमल्स के कैरेक्टर हैं, तो ये किस क्लासिफिकेशन, इसका मतलब है आपको इन दोनों में से रखना है। तो स्लाइम मोल्ड को आप प्लांट पे रखेंगे, एनिमल्स पे रखेंगे, तो ये नहीं पता चलेगा आपको, है ना। कुछ ऐसे हैं जो मूव कर लेते हैं, लाइक क्लेमाइडोमोनास है तो प्लांट सेल, एल्गी, बट फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला है तो मूव कर लेगा, तो प्लांट में लोकोमोशन हो जाएगा। तो क्लेमाइडोमोनास भी इस चीज के एक्सेप्शन में आ जाएगा। इवन प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट। तो यूग्लिना क्या बताया था आपने? सॉरी, तो यूग्लिना यूग्लिना प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक है ना। यूग्लिना में प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। प्लांट के तरीके से वो ऑटोट्रॉफिक है और एनिमल के तरीके से मूव कर लेता है, सेल वॉल भी नहीं होती, रिस्पॉन्स भी शो कर लेता है लाइक एनिमल्स। तो एनिमल और प्लांट अगर दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं तो यूग्लिना की टैक्सोनॉमिक पोजीशन कौन सी होगी नहीं कह सकते, इन दोनों में नहीं कह सकते। आज तो पता है हमें 5 किंगडम के हिसाब से यूग्लिना प्रोटिस्टा में आता है, लेकिन इन 2 किंगडम में किस में रखेंगे वो डाउटफुल है। इवन प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से डिस्टिंग्विश करना हो तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल में न्यूक्लियस के बेस पे है, और न्यूक्लियस के बारे में तो कोई आइडिया लीनियस ने दिया ही नहीं था, तो ये बात नहीं आएगी। इवन सिंगल सेल
सर आपने स्लाइम मोल्ड्स में क्या बताया था? स्लाइम मोल्ड फंगी एनिमल्स के बीच का या ओके सर। स्लाइम मोल्ड आप प्रोटिस्ट में पढ़ते हैं ना। अब प्रोटिस्टा किंगडम तो बाद में आएगा ना, लीनियस के किंगडम में तो फिट नहीं हो रहा। तो आपको जो भी आपने मोनेरा में पढ़ा है, प्रोटिस्टा में पढ़ा है, फंगी में पढ़ा है, आप यहाँ सब लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें प्लांट और एनिमल में तो नहीं आएंगी ना। यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर। लीनियस का क्लासिफिकेशन ये नहीं बताता कि कौन यूनिसेलुलर है और कौन मल्टी सेलुलर है ना। वायरस की पोजीशन क्या प्लांट एनिमल किसी में फिट होगी? एज पर लीनियस किसी में भी फिट नहीं होगी। तो वायरस जो है वो इस क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं करता है ना। तो बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स इवन और भी हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो लीनियस के क्लासिफिकेशन में फिट नहीं होंगे, बट फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम्स में जगह दी गई वो यही था, और उसके हिसाब से प्लांट और एनिमल्स चूज कर लिए गए। जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई या माइक्रोब्स जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है उनको देखना शुरू किया गया, तो फिर एक ऐसा किंगडम डिजाइन कर दिया गया जो सिर्फ सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म के लिए बना दिया गया। अब सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म के बाद अगर बनाया गया है तो एक ये भी डाउट आ जाएगा कि फिर ये क्या मल्टी सेलुलर हैं? तो ये तो नहीं कहा गया कि ये मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन सिंगल सेल के लिए एक नया किंगडम बना दिया गया है ना। तो फिर वो सेकंड नंबर पे आ गए हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हकेल का है। हकेल ने क्या किया? थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड दैट थर्ड किंगडम प्लांटी एनिमेलिया एज यूजुअल है। बट जो थर्ड किंगडम आएगा दैट वाज प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा एक सर ब्रैकेट में क्या है? दिया गया बाय ब्रैकेट में क्या है? अब प्रोटिस्टा किसके लिए है? प्रोटिस्टा सब सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसमें भी सिंगल सेल है वो प्रोटिस्ट, और मल्टी सेल में अगर इन क्राइटेरिया के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो या तो प्लांट होगा या एनिमल होगा। तो यहाँ पे एक चीज आ गई कि प्रोटिस्टा कैसे हो गए? ये यूनिसेलुलर हो गए। अगर ये यूनिसेलुलर हैं, क्योंकि हकेल का क्राइटेरिया ये है कि जो सिंगल सेल का है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, क्योंकि वो सिंगल सेल का है इसलिए उसको यहाँ रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मल्टी सेल का होगा तब तो हम पहचान ही लेंगे कि हम उसको प्लांट में रखें या एनिमल में रखें। तो प्लांट और एनिमल मल्टी सेल के होते हैं, वो कंक्लूजन यहाँ से आएगा। लीनियस से नहीं कहा था कि प्लांट और एनिमल्स मल्टी सेल के होते हैं। लीनियस के हिसाब से तो यूनिसेलर और मल्टी सेलर का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। बट क्योंकि हकेल ने प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस कर दिया फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट और एनिमल्स, तो इसका मतलब है कि ये कैसे बन जाएंगे? मल्टी सेलुलर बन जाएंगे। तो प्लांट मल्टी सेलुलर हो गया, एनिमल भी मल्टी सेलुलर हो गया, और जो सिंगल सेल का है वो यहाँ आके आ गया, है ना। तो आप, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। ये भी मल्टी सेलुलर होगा प्लांट, है ना। और फिर एनिमल्स में भी मल्टी सेलुलर वर्ड आ गया। लीनियस के हिसाब से सेलुलरिटी वाज नॉट क्राइटेरिया, बट हकेल के आने के बाद ये चीज कंफर्म हो गई, क्योंकि सिंगल सेल के लिए अलग से किंगडम है, इसलिए प्रीवियस किंगडम्स जो बने हुए थे लाइक प्लांटी एंड एनिमेलिया, फिर उनको मल्टी सेल के क्राइटेरिया में डाल दिया गया। तो जो थर्ड किंगडम था वो प्रोटिस्टा था, है ना। माइक्रोस्कोप में इवोल्यूशन हुए, माइक्रोस्कोप के अंदर और अलग अलग टेक्निक्स आ गई। हमने सेल को स्टडी किया, सेल के अंदर न्यूक्लियस को स्टडी किया, तो फिर पता चला कि ऐसे भी सेल्स हैं, ऐसे भी सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हैं जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। उनको नाम दिया गया प्रोकैरियोट। प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है इसलिए प्रोकैरियोट। यू फॉर एडवांस, कैरियन फॉर न्यूक्लियस। एडवांस न्यूक्लियस हो जाएगा तो यूकैरियोट। तो चौथा किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक का मतलब आप सेल में पढ़ते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस या सेल कहलाता है, और जहां है वो यूकैरियोट कहलाते हैं।
जैसे बैक्टीरिया है तो वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो फिर 2 के बाद एक नेक्स्ट आ गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये दिया था कोपलैंड ने। इनके हिसाब से 3 किंगडम तो वही है, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। बट जो 4th किंगडम था दैट वाज मोनेरा। तो मोनेरा को इंट्रोड्यूस कर दिया गया एज ए किंगडम बाय कोपलैंड। और मोनेरा किसके लिए आ गया? दिस इज फॉर ऑल प्रोकैरियोट। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके लिए एक अलग से किंगडम दे दिया गया। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि पहले के 3 किंगडम मींस प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, ये कैसे बन जाएंगे? ये यूकैरियोट हो जाएंगे, है ना। लेकिन वो चीज यहाँ कंफर्म होगी, इनके टाइम पे कंफर्म नहीं हुआ था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के एग्जिस्टेंस में आने के बाद ये डिसाइड किया गया कि अगर प्रोकैरियोट को अलग से किंगडम दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि यूकैरियोट्स के लिए फिर पीछे के किंगडम्स बन जाएंगे। तो प्रोटिस्टा अगर यूनिसेलुलर है तो इसके साथ वर्ड ऐड हो जाएगा कि ये यूकैरियोटिक है, क्योंकि ये तो प्रोकैरियोटिक है। ऐसे प्लांट्स के साथ आपने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक है, लोकोमोशन नहीं होता, मल्टीसेलुलर है, तो ऑब्वियस है कि प्लांट भी कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। एनिमल्स भी कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। तो जो सेलुलरिटी का कॉन्सेप्ट और टाइप ऑफ सेल, एक तो आएगा नंबर ऑफ सेल दैट इज 1 और मल्टी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और एक बन जाएगा टाइप ऑफ सेल दैट इज प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट 3 और 4 किंगडम एग्जिस्टेंस के बाद आए हैं, इनके क्लासिफिकेशन के बाद ऐड हुए, है ना। तो 4 किंगडम हो गए हमारे पास, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। अब आएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है ना। एनसीईआरटी में 2 किंगडम दिया हुआ है और 5 किंगडम दिया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच वेटेकर ने दिया। आर एच वेटेकर ने क्या किया? उन्होंने जो क्राइटेरिया स्टडी किए, उन क्राइटेरिया के बेस पे फिर ये बात आ गई कि फंगी की टेक्सोनॉमिक पोजीशन अभी तक क्या है? अगर आप इन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो फंगी को रखा गया है अंडर किंगडम प्लांटी में रखा गया, बिकॉज फंगी के कैरेक्टर्स प्लांट्स में एल्गी से मैच करते हैं, तो फिलहाल प्लांटी में रख लिया गया। लेकिन फंगी का जो न्यूट्रिशन है वो एनिमल के जैसा है, तो एनिमल के जैसा न्यूट्रिशन है लेकिन स्ट्रक्चर प्लांट के जैसा है। तो आर एच वेटेकर ने फंगी को प्लांट किंगडम से निकाल के एक सेपरेट किंगडम का स्टेटस दे दिया, और फिर इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए, है ना। तो नेक्स्ट जो आएगा that is 5 kingdom classification by R.H. Whitaker. ये आ गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, ये R.H. Whitaker ने दे दिया, है ना। तो इन्होंने क्या किया है? फंगी को अलग से निकाला। किंगडम्स कौन से बन गए? प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, and the 5th was fungi. तो जो नया इंट्रोड्यूस हुआ वो क्या है? फंगी। 5वां किंगडम है। ये पूछा गया है कि which was the 5th kingdom introduced by R.H. Whitaker in his 5 kingdom classification. तो फिर नाम 5वां किंगडम क्या है? वो फंगी है। बट यूजुअली होता क्या है कि जब हम चैप्टर के हिसाब से पढ़ते हैं तो याद हमें यही रहता है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। हम उस सीक्वेंस को नहीं देखते जिस सीक्वेंस में इन किंगडम्स का एग्जिस्टेंस हुआ। हमें सिर्फ वो याद रहता है जिस सीरीज में एनसीईआरटी में हमें डिस्कस करना है। पहले मोनेरा दिया है, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांटी अलग चैप्टर है, एनिमेलिया अलग चैप्टर है। लेकिन एक्चुअली क्या है, जो सीक्वेंस मैंने लिखा वो है, पहले प्लांटी, एनिमेलिया थे, उसके बाद प्रोटिस्टा आया, उसके बाद मोनेरा आया, और सबसे लास्ट में 5वां किंगडम बनाया गया फंगी। तो ये आपको इस सीरीज भी याद रखनी होगी कि फंगी इस पे था। अब इस क्लासिफिकेशन को किस पे बेस किया गया है ना? दिस इज बेस्ड ऑन
फॉलोइंग क्राइटेरिया। वो क्या क्राइटेरिया थे जो आर.एस. व्हिटेकर ने चूज किए अपने क्लासिफिकेशन देने के लिए, तो उन क्राइटेरिया को भी हमें डिस्कस करना है ना। क्राइटेरिया क्या क्या थे? पहली चीज तो ये थी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। जैसे आपको पता है कि इनमें से मोनेरा प्रोकैरियोट है और बाकी चारों क्या है, यूकैरियोटिक है ना। तो ये आ गया। इसके बाद आएगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो बॉडी है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। बॉडी के कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये हुआ कि वो बॉडी सिंगल सेल की है या मल्टी सेल की है। तो मींस यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर। एक सेल की बॉडी है या मल्टी सेल की बॉडी है, तो ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये आ जाएगा। फिर आएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है ऑटोट्रॉफिक, जैसे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं, एनिमल्स और फंगी हेट्रोट्रॉफिक हैं, और प्रोटिस्टा में दोनों है और मोनेरा में भी दोनों ग्रुप हैं। तो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, ये सब चीजें आ जाएंगी। फोर्थ क्राइटेरिया रिप्रोडक्शन था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो भी आप पढ़ते हैं। और पांचवा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दैट इज फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कौन किससे इवॉल्व हुआ, कौन कितना पुराना है। जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ ऑन द अर्थ तो पहले कौन आया, फिर किससे क्या बना, ये सारी बातें भी इस क्लासिफिकेशन में कंसिडर की गई। तो लीनियस का क्लासिफिकेशन इन सारे क्राइटेरिया पे बेस्ड था। नीट का ही क्वेश्चन है, आर्काइव में होगा कि लीनियस आर.एस. व्हिटेकर ने कौन सा क्राइटेरिया जो है वो यूज नहीं किया। तो 5 जो मेंशन है आपके सामने ये राइट आंसर है। इनके अलावा अगर कुछ दे रखा होगा तो वो चीज नहीं आएगी, है ना। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप इस क्लासिफिकेशन को पढ़ोगे तो एक एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया हुआ है ना। एनसीईआरटी में क्यों पढ़नी है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ, पर जो चीज़ थ्योरेटिकल है वो मैं भी राइट डाउन तो नहीं कर रहा, आपको भी उतनी चीज़ें देखनी है। पर जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको ये समझना है कि अर्लियर क्या था और अभी क्या है ना। होता क्या है, हम एनसीईआरटी में एक लाइन को तोड़ देते हैं और फिर अपने हिसाब से समझ लेते हैं कि सर ये लाइन तो ऐसी लिखी हुई है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल के यूकैरियोटिक हैं। तो क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला की टैक्सोनॉमिक पोजीशन क्या होगी। तो अब बात ये आती है कि क्या इसकी पोजीशन प्लांट में एल्गी में जाएगी, क्या ये ग्रीन एल्गी है, या फिर क्योंकि ये सिंगल सेल के यूकैरियोट हैं तो क्या इनको प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। तो ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। अब एनसीईआरटी में आप क्या करते हैं, नीचे का देख लेते हैं कि इनको प्रोटिस्टा में होना चाहिए और है दो अलग अलग बातें। तो इसलिए आपको वो पैराग्राफ अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा मेरे से, तो आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है कि अर्लियर का मतलब है कि अगर हम पुराना सिस्टम फॉलो करते, पुराना सिस्टम क्या है हमारा, लीनियस का, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, तो उसके हिसाब से हम बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें आप साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, या सिंगल सेल के एल्गी होते हैं, या फंगी होते हैं, मॉसेस आपने पढ़े हैं, फर्न है, जिम्नोस्पर्म है, इन सबको अगर हमने एक जगह पे रखा, अगर हम ये मान लें कि बैक्टीरिया भी प्लांट है, ये भी नीट का क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया को प्लांट्स में इंक्लूड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ विच क्राइटेरिया। तो बैक्टीरिया में प्लांट कैरेक्टर क्या है अगर देखा जाए तो, और प्लांट कैरेक्टर का मतलब है कि वो प्लांटी में रखा जाएगा तो लीनियस के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होगा। लीनियस के कैरेक्टर कौन से दिए वो मैंने अभी आपको बताया। लीनियस के कैरेक्टर क्या थे, सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, ये आपको देखना है। तो अगर लीनियस का कैरेक्टर अगर आप ढूंढेंगे बैक्टीरिया के लिए, तो
तो बैक्टीरिया में लोकोमोटरी यानी फ्लैजिला होता है, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन दोनों ही होते हैं, बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता भी है नहीं भी होता है। बट प्लांट का करेक्टर क्या आएगा? प्लांट का करेक्टर होगा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, इसलिए बैक्टीरिया को प्लांट्स में रख दिया गया। तो समझने की चीज ये है कि अगर इन सारे ग्रुप्स को आप देखेंगे, अब ये तो पता ही आपको एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये सब प्लांट्स में आते हैं। आप प्लांट किंगडम ऑलरेडी 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। पर इंपॉर्टेंट ये है कि जिसको अभी हम मोनेरा या प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं वो चीज भी बैक्टीरिया में आ रही थी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब भी। क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है। लेकिन जैसे जैसे हमने इन किंगडम्स को बनाया, 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एग्जिस्टेंस में आया, तो फिर बहुत सारी चीजें बदलती चली गई। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया। अब ब्लू ग्रीन एल्गी है तो उस हिसाब से उसे प्लांट में होना चाहिए, बिकॉज एल्गी कम्स अंडर किंगडम प्लांटी। पर जब ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया का न्यूक्लियस देखा गया तो पता चला कि न्यूक्लियस तो उसका प्रोकैरियोटिक है, तो उसका नाम चेंज करके, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम चेंज करके साइनोबैक्टीरिया दिया गया, और उसको प्लांट से निकाल के उठा के कहाँ डाल दिया गया? मोनेरा में, क्योंकि मोनेरा सारे प्रोकैरियोट के लिए बनाया गया है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में करेक्टर तो सारे मैच करते हैं एल्गी से, लेकिन क्योंकि सेल में न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक है, इसलिए उसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन चेंज कर दी गई, और ब्लू ग्रीन एल्गी को किंगडम प्लांटी से निकाल के मोनेरा किंगडम के अंदर दे दिया गया। तो इस तरीके से चीजें चेंज हो गई। ऐसे ही क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये ग्रीन एल्गी है। अगर आप इनमें देखोगे तो ग्रीन एल्गी के जो कैरेक्टर आपको पढ़ाए जाएंगे वो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला फॉलो करते हैं। बट क्योंकि ये सिंगल सेल के हैं, मल्टी सेल के नहीं है, प्लांटी क्या बनेगा? मल्टी सेल का यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक और लोकोमोशन एब्सेंट। तो ये सारी चीजें फॉलो तो हो रही हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास ये सिंगल सेल के हैं। अगर ये सिंगल सेल के हैं तो इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। तो होना तो ये चाहिए क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एसिटाबुलेरिया, और भी एग्जाम्पल है कि इनको निकाल के हम कहाँ ले जाएं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ले जाएं। फिर आती है फंगी। फंगी आपने पढ़ा, आर.एच. वेटिकर ने फंगी को प्लांटी से अलग निकाला, तो उसका रीजन ही ये था कि फंगी में स्ट्रक्चर तो प्लांट के जैसा है, प्लांट के जैसा थैलस होता है, प्लांट के जैसा लोकोमोशन नहीं होता, प्लांट में मूवमेंट नहीं है, फंगी में भी नहीं है। प्लांट में एल्गी में रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होगा तो फंगी में भी होता है। प्लांट के जैसा ही सब कुछ फंगी में है, सिवाय न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशनली फंगी जो है वो एनिमल से मैच करती है, हेट्रोट्रॉफिक होती है। तो फंगी को ना हम प्लांट्स में रख सकते हैं ना एनिमल में रख सकते हैं, इसलिए फंगी को प्लांट किंगडम से निकाल के हमने किस में रख दिया? एक अलग आर.एच. वेटिकर में। हालांकि फंगी की पहले पोजीशन क्या थी? ऑफ कोर्स प्लांट थी, क्योंकि फंगी में सेल वॉल है और प्लांट में सेल वॉल होनी चाहिए, तो लीनियस के हिसाब से फंगी की पोजीशन क्या आनी चाहिए? सेल वॉल। लेकिन आर.एच. वेटिकर के हिसाब से क्योंकि न्यूट्रिशन डिफरेंट है और वो प्लांट एनिमल दोनों से मैच नहीं करता, इसलिए उसको एक सेपरेट किंगडम का स्टेटस दे दिया। तो जब आप इन सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे तो ही फंगी को हम केवल एक नया किंगडम का स्टेटस दे पाएंगे। सारे प्रोकैरियोट के लिए एक किंगडम मोनेरा बना दिया गया, फंगी को हमने न्यूट्रिशनली बेसिस पे अलग निकाल के किंगडम बना दिया, और जितने भी सिंगल सेल के यूकैरियोट थे उनको प्रोटिस्टा में रख दिया। अब इसमें क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो कभी एल्गी में हुआ करते थे प्लांट्स के साथ, क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है, पैरामीशियम और अमीबा जो एनिमल किंगडम में हुआ करते थे क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं होती, तो इन सबको निकाल के जो है वो एक किंगडम प्रोटिस्टा में स्टेटस दे दिया। तो यहाँ पे ये चीज है कि हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा है ना। जिन कैरेक्टर के बेस पे आपको समझना ये है कि जिन कैरेक्टर्स के बेस पे किंगडम्स को डिजाइन किए गए, केवल इंपॉर्टेंस उन्हीं कैरेक्टर्स को दी गई है, बाकी को नहीं दी गई है ना। जैसे अगर ये कहा जाए कि केवल न्यूक्लियस का प्रिमिटिव होना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से टर्म प्रोकैरियोट यूज किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भले उस ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर्स कोई भी हो, प्लांट के हो, एनिमल के हो, फंगी के हो, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है इसलिए उनको इन किंगडम से निकाल के कहाँ रखोगे? किंगडम मोनेरा में। इसी तरीके से अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का है, चाहे वो प्लांट का हो, एनिमल का हो या फंगी का हो, क्योंकि वो सिंगल सेल का यूकैरियोटिक है, इसलिए इन तीनों से निकाल के उसकी पोजीशन क्या बना दी जाएगी? किंगडम प्रोटिस्टा में।
तो मोनेरा और प्रोटेस्टा को बेसिकली जिन क्राइटेरिया के बेस पे कोपलैंड और हकिल ने इंट्रोड्यूस किया, आपको उन्हीं क्राइटेरिया को इम्पोर्टेंस देनी है और उसके हिसाब से उसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन डिफाइन की जाएगी। तो ये एक पैराग्राफ सा दिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट क्यों करते हैं। तो उसके रीज़न ये है क्योंकि हम अलग अलग तरीके से चीज़ें देते हैं, है ना। क्लियर? ओके, अब बात आती है The सिक्स kind of bacteria in क्लासिफिकेशन भी है। ये कार्ल वूस ने दिया था। कार्ल वूस का मतलब ये हुआ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का। इन्होंने क्या किया, एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और वो कंसेप्ट ये था कि किंगडम से भी ऊपर एक कैटेगरी बनाई जिसको डोमेन नाम दिया गया। एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन आपको फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको लिखा है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। कार्ल वूस और उनकी टीम ने क्या किया है, उन्होंने पूरी लाइफ को, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड किया। डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन एक कैटेगरी है, जैसे आपने किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज ये सब पढ़ा है। इसी तरीके से एक कैटेगरी बनाई गई है डोमेन, और डोमेन जो कैटेगरी है वो किंगडम से भी ऊपर है। हालांकि डोमेन ऑब्लिगेट कैटेगरी नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की को किंगडम से स्टार्ट करके स्पीशीज तक पढ़ा, वहां डोमेन नहीं पढ़ा था। लेकिन इन्होंने क्लासिफिकेशन में डोमेन को इंट्रोड्यूस किया है ना। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कहलाता है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। इसी हेडिंग की फॉर्म में आपको पहले चैप्टर में मिल जाएगा, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के 3 अलग अलग डोमेन है ना। डोमेन का मतलब एरिया है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये कार्ल वुस मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे, 1990 के अप्रॉक्स इनका क्लासिफिकेशन आया है। तो मोस्ट रिसेंट क्लासिफिकेशन जो है वो इनका माना जाता है। इन्होंने क्या किया है, इट इज बेस्ड ऑन 16S राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंसिंग। राइबोसोमल आरएनए भी आप जानते होंगे, 16S भी जानते होंगे। 16S आपको मिलेगा राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट में जो प्रोकैरियोट वाला है, दैट इज 30S राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट है 30S, उसमें आपको जो आरएनए मिलेगा वो 16S राइबोसोमल आरएनए। तो जब 16S प्रोकैरियोट में ही होता है, यूकैरियोट में नहीं होता, पहली चीज। तो 16S को जब सीक्वेंस किया गया तो इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट, उनमें 2 अलग अलग ग्रुप पॉसिबल हैं, क्योंकि 2 बैक्टीरिया के 16S राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंसिंग का जो डेटा है वो डिफरेंट आ रहा है। अगर डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर जीन सीक्वेंसिंग के बेस पे बैक्टीरिया यानी मोनेरा को 2 में डिवाइड किया जा सकता है, और उसके हिसाब से फिर टोटल किंगडम बन जाएंगे। मोनेरा को अगर 2 में डिवाइड कर दोगे तो 6 किंगडम टोटल हो जाएंगे, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज बेस्ड ऑन 16S राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंसिंग। और जब आप इसमें बनाएंगे तो 3 डोमेन है इनके। डोमेन को रोमन में लिखा जाता है, मैं लिख दे रहा हूं, डोमेन फर्स्ट। इसको नाम दिया गया आर्किया। इसमें एक ही किंगडम है, आर्की बैक्टीरिया। फिर ऐसे डोमेन सेकंड है बैक्टीरिया, इसमें भी एक ही किंगडम है, उसको नाम दिया यू बैक्टीरिया। तो बेसिकली जो बैक्टीरिया यानी किंगडम मोनेरा था वो 2 में डिवाइड हो गया। 2 में कैसे डिवाइड हुआ, आर्किया मीन्स होता है एंशिएंट, प्रिमिटिव, पुराने बैक्टीरिया अलग हैं, और यू मतलब एडवांस जो बैक्टीरिया हैं वो अलग हो गए। और बाकी सारे जो है वो डोमेन थर्ड में आ गए। डोमेन थर्ड का नाम दिया गया यूकैरिया, मतलब यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में तो 16S होता ही नहीं है, तो जो होता है वो 18S होता है और उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे 4 किंगडम्स हैं।
और वो किंगडम कौन से हैं, वो आप जो पढ़ रहे हैं वही, प्लांटी, एनिमेलिया, फंगी, प्रोटिस्टा। तो बेसिकली मोनेरा को 2 में स्प्लिट कर दिया गया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अब ये क्वेश्चन भी दे रखा है कि मोनेरा को कार्ल वूस ने किस तरीके से कैटेगराइज किया। तो पूरा मोनेरा यहाँ हो गया, पूरे मोनेरा के अंदर 2 डोमेन है और 2 किंगडम है, ऐसे आंसर दिया हुआ है कि मोनेरा यानी ऑल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड अंडर 2 डोमेन एंड 2 किंगडम। डोमेन है आर्किया एंड बैक्टीरिया एंड किंगडम्स आर आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। जितने भी यूकैरियोट्स हैं दे आर अंडर ए 1 डोमेन दैट इज यूकैरिया, और किंगडम के नाम वही रखे गए हैं जो ऑलरेडी 5 किंगडम से लिए गए थे। तो बेसिकली मोनेरा को अलग कर दिया गया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन टोटल बन गए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। इस तरीके से 6 किंगडम बन जाएंगे। अब यहाँ पे ये भी कहा गया कि ये जो तीनों डोमेन है, अगर क्योंकि ये इवोल्यूशनरी है, इवोल्यूशन के हिसाब से समझाया गया, आर एच वेटिकर ने खुद ही इवोल्यूशन को कंसिडर कर लिया था। तो आर एच वेटिकर के बाद जो क्लासिफिकेशन आया उसमें भी यूकैरियोट्स को ले लिया, उसमें भी जो है वो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो जब इवोल्यूशनरी बेस पे आप इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया कि इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर भी है ना। जैसे आप लोगों ने इवोल्यूशन तो पढ़ा ही होगा जूलॉजी में। इवोल्यूशन में आप क्या पढ़ते हैं, आपने मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, ओपेरन की एक थ्योरी पढ़ी होगी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, केमिकल इवोल्यूशन। तो उसमें मिलर के एक्सपेरिमेंट आपने पढ़े होंगे जिसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और इनऑर्गेनिक चीज़ों को लेके 15 दिन के लिए छोड़ दिया गया, तो उसमें अमाइनो एसिड्स मिल गए। और फिर उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया है कि अमाइनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स इन सबको मिलके कुछ यूनिट्स बनी जिनको एक्सपेरिमेंट में नाम दिया गया कोएसरवेट्स या माइसिलीज। और फिर उनसे एक बायोमॉलिक्यूल्स का ग्रुप या एसोसिएशन होके फाइनली पहली लिविंग सेल बनी। तो जो कोएसरवेट्स वाला एंगल था उसका कोई फॉसिल तो हमें मिला नहीं, उसका कोई सॉलिड एविडेंस तो मिला नहीं, वो एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट करके जो कंक्लूड किया गया वो चीज एग्जैक्टली पास्ट में हुई थी, इस बात को किसी ने प्रूव तो किया नहीं। केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी तो जो है वो बहुत सारे लूप होल्स के साथ भी एक्सेप्ट की गई, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई अच्छी थ्योरी तो हमारे पास है नहीं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को समझाने के लिए। तो अगर ये कहा जाए कि आर्की बैक्टीरिया तो चलो आज भी जिंदा है, सबसे पहली सेल बनी थी लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल का एग्जाम्पल आर्की बैक्टीरिया, और आप देखना चाहें तो आज आर्की बैक्टीरिया को देख सकते हैं। बट आर्की बैक्टीरिया से पहले क्या, हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर एक सेल को तोड़ दिया जाए, अगर एक सेल की हम तोड़ेंगे, हम सेल क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सेलुलर लेवल को तोड़ देते हो तो आपको क्या मिलेगा, सेल के सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे जिनको बोला जाता है सब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड्स को तोड़ दें तो क्या मिलेगा, तो फिर आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स। कोई भी लिविंग चीज इन्हीं नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से ही तो बनी है, इसीलिए तो आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाए जाते हैं। तो अगर एक सेल को तोड़ के आपको केमिस्ट्री मिलती है तो क्या केमिस्ट्री को जोड़ के सेल मिल जाएगी? आधा सही है आधा गलत। अगर आप सेल को तोड़ दें तो आपको बायोमॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स को जोड़ दें तो सेल नहीं बनती। इसका मतलब है बीच में कोई ऐसी चीज होगी जो अभी तक मिसिंग है, अभी तक साइंस उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कोई तो एक ऐसा चीज होगी जो सेल और बायोमॉलिक्यूल्स के बीच में आती होगी। हाइपोथेटिकली इसको सोच के रखा गया है क्योंकि ये होगा तो है ही। तो ऐसे कहा गया कि ये डोमेन कहाँ से आएंगे, लाइफ तो चलो इन डोमेन में एग्जिस्ट करती है, बट एक्चुअली ये डोमेन कहाँ से बनेंगे। तो कार्ल वूस ने ये सजेस्ट किया कि ये तीनों डोमेन एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं। एक एंसेस्टर है जिससे ये 3 अलग अलग लाइंस बन गई फाइलोजेनेटिक। एक बन गया आर्की बैक्टीरिया, एक बन गया यू बैक्टीरिया और एक बन गया यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आगे जाके प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से 3 लाइन अलग अलग हो गई, प्लांटी, एनिमेलिया, फंगी। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल बना है जहाँ पे आप अलग अलग पीरियड या एरा के हिसाब से चीज़ें पढ़ते हैं कि इस एरा में ये इवॉल्व हुआ, इसमें ये हुआ, तो एक फैमिली ट्री, इवोल्यूशनरी ट्री बना हुआ है। तो अगर उस ट्री को हम एग्जैक्टली फ्रॉम द जीरो से स्टार्ट करेंगे
तो एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर आएगा जिसको नाम दिया जाता है प्रोजीनोट, है ना। इतना सब कुछ क्यों समझाया? क्योंकि ये तीनों डोमेन एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए, ये इसमें कहा गया है ना। ये लाइन याद रखिएगा, ऑल डोमेन्स आर बिलीव्ड to be originated from a common hypothetical, ये इंपॉर्टेंट है, वी आर नॉट श्योर बट हाइपोथेसिस यही है, ancestor called progenote। ऑलरेडी एग्जाम में आया है कि प्रोजीनोट क्या होता है। प्रोजीनोट एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है जहां से सारी लाइफ ओरिजिनेट हुई है, और लाइफ क्योंकि इन डोमेन में एग्जिस्ट करती है तो हमने मान लिया कि सारा यहीं से शुरू होता है, जितना भी ओरिजिन हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या जिसको 3 डोमेन ऑफ लाइफ कहा है वो क्या है, ये आपके सर ये जो प्रोजेनेट है ये आर्की बैक्टीरिया में आता है क्या? चलो अब हमें क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। फॉलो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपका टैक्सोनॉमी का होगा उन सब जगह पे आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करना है। क्लियर? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया, 6 किंगडम पढ़ना है, बट हम आगे जो भी फॉलो करेंगे टैक्सोनॉमी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब इसी तरीके से आएंगे। लेकिन ये भी चीज माइंड में रखिएगा क्योंकि जब आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हो तो फंगी आर इंक्लूडेड इन प्लांट्स, तो अगर कोई बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है तो फंगी को प्लांट के साथ आपको पढ़ना है, और अगर कोई टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है तो फंगी एक अलग किंगडम है, प्लांट एक अलग किंगडम है ना। यही बस एक आप कह सकते हैं कि आपके एनसीईआरटी में कंट्राडिक्टरी हो जाएगा कि अगर फंगी को पूछा जाए तो वो प्लांट्स के साथ हैं, बायोडाइवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें फंगी आर इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम, बट अगर हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी के हिसाब से तो फंगी एक सेपरेट किंगडम है, प्लांट एक अलग किंगडम है ना। इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। क्लियर? अब आएगा हमारा क्लासिफिकेशन के बाद हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो किंगडम मोनेरा पढ़ना है। मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स, अभी आपने पढ़ा है ना। एक टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है, जो भी कुछ टेबल में है वो सब मैंने आपको करा दिया, नहीं तो इस चैप्टर के एंड तक हो जाएगा। आप एनसीईआरटी से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की एक कंपैरेटिव टेबल दी हुई है, उसको भी एनसीईआरटी से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज किंगडम मोनेरा। मोनेरा में क्या आते हैं? ऑल प्रोकैरियोट्स। किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, है ना। सिंपल है, कोई भी प्रोकैरियोट हो। बाकी अंडरस्टूड है कि सारे प्रोकैरियोट सिंगल सेल के ही होते हैं, कोई भी प्रोकैरियोट मल्टी सेलुलर नहीं है। अब सर ऊपर लाइन नहीं दिख रहा है। कैरेक्टर्स हैं, आप प्रोकैरियोट को कैसे डिफाइन करते हो, प्रोकैरियोट को बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग कैसे करते हो, उस चीज को हमें देखना है ना। क्या क्या हमारे पास जनरल कैरेक्टर्स आएंगे। जनरल कैरेक्टर्स में प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस, ये तो उसका लिटरल मीनिंग हो गया कि हम प्रोकैरियोट का मीनिंग क्या देते हैं। न्यूक्लियस प्रिमिटिव है। न्यूक्लियस के प्रिमिटिव होने का मतलब क्या है कि जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है जिससे क्रोमोसोम बनता है, क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा तो न्यूक्लियस नहीं बनेगा, उसको जो भी बनेगा उसको आप प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोल सकते हो, और उसी हिसाब से इसका नाम रखा गया प्रोकैरियोट। और अगर ये बनता है तो फिर यूकैरियोट्स आ जाएंगे। तो और मोनेरा में मोनोस का मतलब क्या है? सिंगल। तो ये अंडरस्टूड है कि सारे प्रोकैरियोट्स अकेले यानी सिंगल सेल के ही होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। हम जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। जनरल कैरेक्टर्स में पहली चीज क्या है? मोनेरा में
सेल वॉल, पहली चीज है ना, हम न्यूक्लियस से ना स्टार्ट करके सेल वॉल से ले लेते हैं, क्योंकि किसी भी सेल में जो आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे वो सेल वॉल से ही स्टार्ट करते हो। तो सेल वॉल सब में तो नहीं होती, जैसे माइकोप्लाज्मा हम पढ़ते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन जिसमें भी है, अगर है तो ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की होगी, है ना। पहली चीज ये कि सेल वॉल इफ प्रेजेंट, अगर एब्सेंट है तो ये लाइन आएगी नहीं। देन मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है ना। हालांकि सेल वॉल कहाँ नहीं होती वो आप पढ़ेंगे कि आर्कीबैक्टीरिया में सेल वॉल है लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं है, और माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो वो दोनों इस चीज में नहीं आएंगे। लेकिन जनरल कैरेक्टर्स के हिसाब से बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। जो भी आप यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड cell organelles, they are absent. Mitochondria, plastids, Golgi body, endoplasmic reticulum, vacuole, है ना, लाइसोसोम, ऐसे कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। तो जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं दे आर एब्सेंट। राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में चाहिए। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट के राइबोसोम 70S टाइप कहलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें तो जैसे हमारा न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक में कैसा है, होलोजोइक है, हम चीज़ों को निगलते हैं, खाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी स्किन के पास में मान लीजिए शुगर रख दी जाए तो शुगर को हम एब्जॉर्ब कर लें। जैसे फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है, बैक्टीरिया का भी कैसा है, एब्जॉर्प्टिव है। हालांकि न्यूट्रिशन आप पढ़ेंगे कि तो डिटेल में अलग अलग हैं, रेयर या कह लीजिए फ्यू ऑटोट्रॉफिक भी हैं, बट अगर हेट्रोट्रॉफिक हुआ मोस्टली जो होता है तो न्यूट्रिशन कैसा होगा, एब्जॉर्प्टिव। बैक्टीरिया डाइजेस्ट नहीं कर सकते, दे आर नॉट लाइक कि इनगल्फ करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, फिर एब्जॉर्ब करेंगे और इजेशन करके अनडाइजेस्टेड को एग्जिट कर देंगे बॉडी से, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रिशन कैसा होगा, एब्जॉर्प्टिव टाइप का होगा, है ना। लोकोमोशन यूजुअली एब्सेंट होता है, मोस्ट ऑफ द केस में यूजुअली एब्सेंट। जब होगा तब हम देखेंगे किससे है। रिप्रोडक्शन only by asexual means, केवल asexual तरीका है रिप्रोडक्शन का, जिसको आप बाइनरी फिशन कहते हैं, है ना। या कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बडिंग है तो वो asexual में आ जाएंगे, हम दोनों को देख लेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जो आप आगे पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स में दिया है, कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं, ट्रांसडक्शन पढ़ते हैं। ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक तरीका है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पर्पस है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस होते हैं, गैमीट बनना, मियोसिस होना, ऐसा कुछ यहाँ नहीं होता है ना। सेल डिवीजन अगर आप लिखेंगे तो यहाँ माइटोसिस या मियोसिस नहीं होती, यहाँ क्या होता है, ओनली बाई ए माइटोसिस। माइटोसिस तो नहीं है, ए माइटोसिस है, तो सेल डिवीजन के नाम पे केवल ए माइटोसिस रहता है ना। और ए माइटोसिस में माइटोसिस मियोसिस जैसा कुछ नहीं आएगा। बाइनरी फिशन को सेल डिवीजन के हिसाब से ए माइटोसिस बोला जाता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा न्यूक्लियस, जिसकी वजह से ये प्रोकैरियोटिक है, तो यहाँ पे ये है कि क्रोमैटिन जो भी होगा is not, ये इंपॉर्टेंट है, बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए किंगडम मोनेरा आ जाएगा, है ना। इसलिए ये किंगडम मोनेरा का पार्ट होगा, ये
प्रोकैरियोटिक हो गए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब जहां तक एग्जाम्पल्स की बात है, तो अभी अगर हम डोमेन के हिसाब से पढ़ेंगे इस बात को, तो हमने पढ़ा कि जितने भी प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया हैं, तो डोमेन के अकॉर्डिंगली वो दो ग्रुप में आएंगे। एक आर्की बैक्टीरिया जो एंशिएंट बैक्टीरिया है, और एक यू बैक्टीरिया जो एडवांस टाइप के बैक्टीरिया है। और यू बैक्टीरिया में कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एंड ऑल पढ़ना है, उसमें साइनोबैक्टीरिया भी आएगा, उसमें माइकोप्लाज्मा भी आएगा, उसमें रे फंगी जिन्हें हम माइसीलियल बैक्टीरिया कहते हैं वो भी आएंगे। बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के हैं, बट ओरिजिन के हिसाब से, इवोल्यूशन के हिसाब से दो हो सकते हैं। एंशिएंट बैक्टीरिया मींस आर्की बैक्टीरिया, और एडवांस बैक्टीरिया जिसमें आप आर्की को अलावा जितने भी हैं वो सब एडवांस ही हैं। तो दो ग्रुप में हम बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की फॉर्म में इस मोनेरा किंगडम को कंप्लीट करेंगे। ये चीज आएगी। क्लियर? यहाँ पे क्या क्या आएगा? एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, मतलब चाहे पुराने हो या नए, प्रिमिटिव हो या एडवांस, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपको दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ने। जो ट्रू बैक्टीरिया हैं वो यही कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, एडवांस टाइप के। ये एंशिएंट है, पुराने टाइप के, इस तरीके से देख सकते हैं। ये एंशिएंट बैक्टीरिया है और ये ट्रू बैक्टीरिया है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। बैक्टीरिया को आप पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के बारे में कुछ चीजें दी हुई हैं, वो सब हमें देखनी है। बैक्टीरिया का शेप आ जाएगा, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं बैक्टीरिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आते हैं, आप जानते ही हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया भी इंक्लूड होता है। बैक्टीरिया के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि वो यूबिक्विटस है। यूबिक्विटस का मतलब है फाउंड एवरीवेयर। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रोब यानी बैक्टीरिया ना हो। बैक्टीरिया और फंगी दुनिया में हर एक जगह पे प्रेजेंट है, तो उन्हें यूबिक्विटस कहा जाता है, सर्वव्यापी। जो वर्ड आप गॉड के लिए यूज करते हैं वो वर्ड आप बैक्टीरिया या माइक्रोब के लिए यूज करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया को अगर आप देखोगे तो आपको एक छोटे से अमाउंट में मिल जाएगा। अगर आप एक हैंडफुल ऑफ सॉइल भी लेते हो तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो मिल जाएंगे। आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो, क्योंकि जो एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स हैं, ऑब्वियस है कि वो ऐसी जगह पे होंगी जो एंशिएंट एनवायरनमेंट से मैच करता होगा। जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि हॉट स्प्रिंग्स हैं जहाँ पे बॉइलिंग वाटर है। यूजुअली वाटर को बॉईल करते हैं क्योंकि उसमें से बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स मर जाएं। लेकिन अगर आर्की बैक्टीरिया होगा तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर टॉलरेट कर जाएगा। इसी तरीके से एसिडिक या अल्कलाइन मीडियम, पीएच अगर बहुत कम या बहुत ज्यादा है तो भी बैक्टीरिया की डेथ होनी चाहिए, बट आर्की बैक्टीरिया की नहीं होती। एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबको चाहिए सरवाइव करने के लिए, सब एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, बट आर्की बैक्टीरिया एनारोबिकली भी रेस्पायर कर लेते हैं, तो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेंगे। तो जो एक्सट्रीम कंडीशंस है वहां पे भी आपको आर्की बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया बहुत सारी जगह हैं। बैक्टीरिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना सिंपल होगा उतना जल्दी चेंज होता चला जाता है। तो ये बात आ जाती है। जहाँ तक डिस्कवरी की बात है, आप वैसे तो सेल में इस चीज़ को पढ़ोगे कि फर्स्ट लिविंग सेल इसे पढ़ा जाता है कि पहली सेल को डिस्कवर किसने किया। सर आपको आवाज नहीं जा रही क्या? सॉरी सर इतनी देर से सारे बच्चे आपको बुलाए जा रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही थी? मुझे बुलाए जा रहे हैं? मैसेज कर रहे हैं, आप चैट बॉक्स देखिए, सब मैसेज कर रहे हैं कि आपको आवाज नहीं जा रही क्या? मुझे तो आवाज नहीं आ रही है। आपने किसने लिखा है? यशिका वर्मा। आप लोग की वॉइस नहीं क्लियर हो रही मुझे। वो सेम प्रॉब्लम जो अब आ रही है? आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो सर। अभी तो नहीं आ रही है। मैं एक रीजॉइन करता हूँ तो शायद आपको कुछ समझ में आए। ओके सर। वेट करो आप लोग जरा।
क्लियर है कुछ? क्या आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है। पर्थ अग्रवाल, अंसर आजम, यस सर। और अभी तक नहीं आ रही थी? नहीं सर सर। आपको आवाज अब तो मुझे आ रही है थोड़ी थोड़ी आवाज आपकी। आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। ये सर आपकी तो पहले भी आ रही थी, आपको हमारी नहीं आ रही थी। मुझे आपकी नहीं आ रही थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। अच्छा सर, अब आ रही है? हाँ आ रही है। अब बताओ आप लोगों का डाउट कुछ? सर मैं ये पूछ रहा था कि जो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर कॉन्जुगेशन है, वो समझना था मुझे। तो जब आएगा तब समझेंगे, अभी तो हम स्टार्टिंग ही पढ़ रहे हैं। अच्छा ओके सर। पढ़नी है कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन सब पढ़ना है। सर वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, मतलब 12th वाले चैप्टर में? नहीं इसी में आएगा। आपको जहाँ पे जितना जरूरी है वो आ जाएगा। यही पढ़ेंगे हम। ओके कॉन्जुगेशन यही सर। पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन भी यही पढ़ेंगे। जब जेनेटिक्स का आएगा तो जेनेटिक्स में जेनेटिक्स का एंगल बाद में देख लेंगे, पहले आप यही पढ़ेंगे। ओके। हालांकि डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और उतना आपको यहाँ पे पढ़ना है। हेलो हेलो। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। बच्चे से बात कर सकता हूँ मैं 2 मिनट सर? हाँ हाँ कर लो सर। हाँ बेटा, ये यशिका वर्मा की आईडी से कौन है मेरे को बता दोगे? न्यू स्टूडेंट हो आप? यस सर। आज फर्स्ट क्लास है आपकी? यस सर। ओके 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 बेटा, थैंक यू सर। ओके सर। ओके, हम डिस्कवरी के हिसाब से पढ़ रहे थे, और सेल में आप पढ़ते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने, और वो फर्स्ट लिविंग सेल जो था वो बैक्टीरिया था। हालांकि नाम उन्होंने जो दिया था वो एनिमल क्यूल दिया था। एनिमल फॉर लिव, एनिमल आप जानते हैं, क्वील, क्यूल फॉर टाइनी, टाइनी मतलब स्मॉल साइज का कोई एनिमल है जो मूव करते हुए दिखाई दिया है, तो उन्होंने नाम बैक्टीरिया ना देके एनिमल क्यूल दिया। तो ये डिस्कवरी हालांकि सेल वाले चैप्टर में है, बट बैक्टीरिया से रिलेटेड है, तो आप यहाँ भी इसको याद कर सकते हैं कि बैक्टीरिया को फर्स्ट सीन बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आप सिर्फ ल्यूवेनहॉक याद रखेंगे चलेगा। एंड नेम्ड देम एनिमल क्यूब्स, ये याद रखिए। दिस वाज फर्स्ट लिविंग सेल, बिकॉज जो आपको रॉबर्ट हुक पढ़ाया जाता है वो बेसिकली सेल वॉल था, तो वो डेड सेल को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी जब आएगा तो ल्यूवेनहॉक आंसर होगा। एंड दैट फर्स्ट लिविंग सेल वाज ए बैक्टीरिया। नाम बैक्टीरिया नहीं दिया था, नाम एनिमल क्यूल दिया था, तो ये आपको याद रखना है। बैक्टीरिया की जो डिटेल स्टडी की हुई है वो लुइस पॉस्चर ने की है। LOUIS लिखा हुआ है ना, लुइस पास्चर है ना, इन्होंने डिटेल्ड स्टडी की है ऑफ बैक्टीरिया। इसके अलावा ही आल्सो प्रपोज्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। आप जर्म जो वर्ड यूज करते हैं कि जर्म्स हो गए, तो जर्म्स को डिफाइन कैसे करेंगे? या कोई भी डिजीज पैथोजेनिक है, जैसे मान लीजिए किसी को निमोनिया हुआ, तो निमोनिया इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया, तो बोला जाता है कि वो डिजीज है, पैथोजेनिक डिजीज है। पर जब आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया, तो वो डिजीज नहीं है। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर बोला जाता है। तो डिसऑर्डर और डिजीज डिफरेंट होते होंगे मेडिकल साइंस के हिसाब से। किसी को जॉन्डिस हुआ, तो जॉन्डिस जो है वो कोई डिजीज नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है। जॉन्डिस क्या है? एक सिम्टम है ना। फीवर क्या है? फीवर कोई डिजीज नहीं होती,
फीवर कोई डिसऑर्डर भी नहीं होता। फीवर क्या है? फीवर एक सिम्टम है, लक्षण जिसे आप कहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर राइज हो गया तो फीवर, बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड और सॉल्ट का लॉस हो गया तो जॉन्डिस। और जब आप एड्स पढ़ते हैं तो आप उसे लिखते हैं कि वो सिंड्रोम है, उसको भी डिजीज या डिसऑर्डर या सिम्टम नहीं बोला जाता। तो टेक्निकली समझाने की बात ये है कि मेडिकल टर्म्स में ये सब चीजें अलग अलग होती हैं। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का मतलब ये है कि किसी को डिजीज कॉज करने के लिए जो माइक्रोब्स होते हैं या जो जिन्हें आप जर्म्स बोल देते हैं कि ये डिजीज बैक्टीरिया ने, फंगी ने, प्रोटोजोन्स ने, नेमाटोड्स ने, प्लाज्मोडियम ने कॉज किए, तो उसकी कोई डेफिनेशन होती होगी कि कब किसी ऑर्गेनिज्म को आप जर्म बोलते होगे। तो वो जो डेफिनेशन में पूरा पॉइंट्स दे रखे हैं कि हम कैसे एक पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अगर डिजीज को कॉज करने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसको पैथोजन बोला जाता है, और जनरल टर्म में उसमें जर्म्स बोलते हैं। तो उसको डिफाइन करने के लिए जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का कॉन्सेप्ट है, वो भी लुईस पॉस्चर ने दिया था। आप मिल्क में पॉस्चराइजेशन पढ़ते हैं, पॉस्चराइज मिल्क या बटर आता है ना। तो पॉस्चराइजेशन क्या है? इट्स ए मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने का एक मेथड है जिसको नाम दिया गया पॉस्चराइजेशन। तो पॉस्चराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो लुईस पॉस्चर ने दिया था। तो लुईस पॉस्चर ने माइक्रोबायोलॉजी में काफी कुछ किया हुआ है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, हालांकि पूछा नहीं जाता। जो आपके पास है वो जरूर याद रखिएगा कि हाँ ये सारी चीजें बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट है। एक ल्यूवेनहॉफ का कॉन्सेप्ट और एक रोल और एक पॉस्चर का। फर्स्ट लिविंग सेल से पहले मैंने क्या लिखा हुआ है? एनिमल क्यूल लिखा हुआ है ना। एनिमल CULE, क्यूल, क्यूल माने टाइनी, बहुत छोटा होगा। तो ये फर्स्ट लिविंग सेल बैक्टीरिया है ना? बैक्टीरिया है, बट बैक्टीरिया टर्म इन्होंने यूज नहीं किया, बैक्टीरिया टर्म किसी और ने दिया था। इन्होंने जो टर्म यूज किया ल्यूवेनहॉफ ने, वो एनिमल क्यूल लिखा। अब आता है बैक्टीरिया के शेप्स एंड साइज के बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर हमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ना है। शेप एंड साइज। बैक्टीरिया के कितने शेप्स हैं, कितने साइज हैं, इस तरीके से। शेप्स में जो पहला है वो स्फेरिकल हो सकते हैं, इनको बोला जाता है कॉकस। कॉकस बैक्टीरिया, या प्लूरल होगा तो कॉकाई लिख दिया जाएगा, है ना। तो कॉकस का मतलब है ओवल या स्फेरिकल इन शेप है। स्फेरिकल के साथ साथ अगर ओवल भी है तो भी, तो ये कॉकस कहलाते हैं। कि आप एक सिंगल बैक्टीरिया बना दीजिए, ये बन गया मोनोकॉकस। मोनो मतलब वन, कॉकस मतलब स्फेरिकल बैक्टीरिया। एक स्फेरिकल बैक्टीरिया है तो मोनोकॉकस। अगर दो बन जाएंगे तो ये कहलाएगा डिप्लोकॉकस। जैसे आप पढ़ते हैं कि डिप्लोकॉकस निमोनी। और बैक्टीरिया के साथ है क्या कि बैक्टीरिया का नाम यानी जो जीनस है वो भी यही है, और बैक्टीरिया में इस नाम का मीनिंग भी है, मतलब नाउन भी यही है, एडजेक्टिव भी यही है। तो डिप्लोकॉकस अगर इटैलिक में लिखा है तो ये जीनस बन जाएगा, और अगर सिंपल लिखा हुआ है तो डिप्लोकॉकस कंडीशन होगा टू स्फेरिकल बैक्टीरिया, तो उसको डिप्लोकॉकस बोल देंगे। अगर एक चेन में आ जाएंगे, स्फेरिकल बैक्टीरिया एक चेन में आ गए इस तरीके से, तो ये बन जाएगा स्ट्रेप्टोकॉकस। स्ट्रेप्टो का मतलब चेन होता है। तो ऐसे करके कॉकाई बैक्टीरिया अलग अलग बन सकते हैं, और भी अलग अलग टाइप के। टेट्राकॉकस है, स्टेफाइलोकॉकस है, मतलब बहुत सारे हैं। बट डिप्लोकॉकस निमोनी निमोनिया का बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी निमोनिया का बैक्टीरिया है। टीवी पे ऐड देखते होंगे तो उसमें बोला जाता है न्यूमोकॉकल वैक्सीन। तो न्यूमोकॉकल का मतलब क्या है? निमोनिया कॉज करने वाले कॉकस बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, ऑर्गेनिज्म सिंपल है, इसलिए डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि निमोनिया कॉज करने वाले कॉकस बैक्टीरिया, तो उनके लिए एक कॉमन वैक्सीन बना दी गई, उसको लिखा गया न्यूमोकॉकल वैक्सीन, PCV, न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इस तरीके से नाम आ जाता है। तो ये बैक्टीरिया निमोनिया में भी हम कॉज करने वाले बैक्टीरिया के हिसाब से पढ़ेंगे। अगर रॉड शेप बैक्टीरिया होगा तो लिखा जाता है बैसिलस।
प्लूरल होगा तो बेसिलाई। अब यहाँ भी सेम है कि अगर एक सिंगल है, ये रॉड शेप है, तो बन जाएगा मोनोबैसिलस। अगर अगर दो एक साथ हैं इस तरीके से तो ये बन जाएगा डिप्लोबैसिलस। ऐसे एक चेन में बना दीजिए तो बन जाएगा स्टेप्टोबैसिलस। तो यहाँ पे भी इस तरीके से नाम आ सकते हैं कि बैसिलस का मतलब है रॉड शेप बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरे आते हैं स्पाइरल। इनका जीनस बनेगा स्पाइरोलम। इनको क्या बोला जाएगा? स्पाइरोलम। स्पाइरल शेप है, स्प्रिंग के जैसे बैक्टीरिया आ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? स्पाइरल बैक्टीरिया कहलाएंगे। स्पाइरली कॉइल्ड, लाइक ये बैक्टीरिया है। स्प्रिंग के जैसा बन गया तो ये स्पाइरल बैक्टीरिया आ गया। ऐसे कॉमा शेप आ सकता है। तो ये विब्रियो आएगा, लाइक दिस। विब्रियो में फ्लैजिला होता है। तो स्पाइरुलम में भी फ्लैजिला हो सकता है, नहीं हो सकता, अभी हम फ्लैजिला को भी देख लेंगे, बट विब्रियो में फ्लैजिला होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉमा शेप बैक्टीरिया होगा तो फ्लैजिलेटेड ही होगा, मतलब ये बैक्टीरिया मोटाइल होगा ही होगा। तो विब्रियो के साथ जो है वो फ्लैजिलम आ जाएगा कि इसमें फ्लैजिला है एट वन एंड, तो ये मोटाइल बन जाएगा, कॉमा लाइक होगा, और इसमें जो है वो फ्लैजिला आ जाएगा तो ये विब्रियो बन जाएगा। यही चार एनसीईआरटी में दी हैं। हालांकि अगर आप अदर फॉर्म्स देखोगे तो फिलामेंटस बैक्टीरिया भी होते हैं, फिलामेंट के जैसे, है ना, ये एक बैक्टीरिया है। जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है वो यही होता है। अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो ये लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो ऑब्वियस है क्या आएगा? कॉकस। ये सबसे छोटा बैक्टीरिया अगर देखेंगे तो कैसा आएगा? कॉकस आएगा। और सबसे बड़ा क्या बन जाएगा? फिलामेंटस बन जाएगा। एक फिलामेंट के जैसा बैक्टीरिया है तो वो फिलामेंटस बैक्टीरिया आ जाएगा, है ना। इसके एग्जाम्पल में यूजुअली दिया जाता है, ये जीनस है थायोथ्रिक्स या बेगियोटा। ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। अब एक्स्ट्रा है, याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट। अगर कोई शेप नहीं होगा, कभी एग्जाम में आया था तो प्लियोमॉर्फिक, नॉट ऑफ डेफिनेट शेप। इनका शेप डेफिनेट नहीं होता तो ये प्लियोमॉर्फिक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया है। एसिटोबैक्टर आप पढ़ते हैं जो एसिटिक एसिड बनाने में यूज होता है। सर दिख नहीं रहा। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया है। एसिटोबैक्टर में कोई शेप नहीं होता। एसिटोबैक्टर आप फर्मेंटेशन में भी पढ़ते हैं, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जो बैक्टीरिया एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन करता है, जो एसिटिक एसिड बनाने में यूज होता है, एसिटोबैक्टर, उसका कोई शेप नहीं होता तो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होता है। इवन और भी हैं, एल शेप का भी बैक्टीरिया होता है, बडिंग वाला बैक्टीरिया भी होता है। बट जो इंपॉर्टेंट है वो आप कम से कम ये याद कर सकते हैं। 4 तो एनसीईआरटी में दिए हैं। फिलामेंटस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लार्जेस्ट है, और प्लियोमॉर्फिक कभी आया था तो याद कर लीजिए कि जिसका शेप नहीं होता वो प्लियोमॉर्फिक कहलाता है। तो बैक्टीरिया का अगर कोई शेप नहीं है तो वो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया बन जाएगा। तो शेप और साइज, क्योंकि साइज भी यहीं पे आ गया, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ये बात याद। फिर मोटिलिटी का भी जैसे था कि बैक्टीरिया मोटाइल होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला हो, मोटिलिटी इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्लैजिला। मोटाइल स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैजिला है। तो जैसे यहाँ पे है कि विब्रियो, ये फ्लैजिलेटेड होगा, फिक्स है कि जब आप विब्रियो बनाएंगे तो फ्लैजिला बनेगा ही बनेगा। मतलब विब्रियो कभी भी नॉन मोटाइल नहीं हो सकता। पूछा ऐसे गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ऑलवेज मोटाइल, ऑलवेज फ्लैजिलेटेड, तो आंसर आएगा विब्रियो। विब्रियो में फ्लैजिला होगा ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से स्पाइरल में हो सकता है और नहीं हो सकता है, बैसिलस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है,
बट जो कॉकस है इसमें नहीं होता, ये नॉन मोटाइल होते हैं। किसी भी कॉकस बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला नहीं आएगा, तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड बोल सकते हो। ये फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल हो गया। तो कभी ऐसे आ जाए कि ऐसे बैक्टीरिया जो हमेशा मूव करते हैं, तो विब्रियो, विब्रियो कॉलरी, कॉलरा का जो बैक्टीरिया है वो विब्रियो बैक्टीरिया है। ऐसे बैक्टीरिया जो कभी मूव नहीं करते तो कॉकस, कॉकस में फ्लैजिला नहीं होता और विब्रियो में होता है। बाकी सब में ऑप्शनल है, स्पाइरल में हो सकता है, नहीं हो सकता है, एनसीईआरटी ने बना रखा है स्पाइरल में। ऐसे बेसिलस में बैक्टीरिया में हो सकता है, नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है। तो हमने फ्लैजिला भी एक तरीके से पढ़ लिया कि अगर होगा तो कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। तो ये शेप एंड साइज के बारे में बात होगी। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। हालांकि बैक्टीरिया की सेल का जो सॉरी फिर से बोलो, फिलामेंटस क्या फ्लैजिला, फिलामेंटस में फ्लैजिला हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों ऑप्शन है। क्लियर? फिलामेंटस में हो भी सकता है, नहीं भी, बाकी सब जगह ऑप्शंस हैं। लेकिन इस स्फेरिकल के लिए पूछा गया है तो ये नॉन मोटाइल है और विब्रियो मोटाइल है। ये दो क्वेश्चन आपको अलग से याद रखने, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो याद रख लीजिए। अब जैसा मैं कह रहा था, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है। बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर, और ये वाला जो टॉपिक है वो बेसिकली सेल में दिया हुआ है ना। जब आप एक सेल वाला चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी में, तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया का पढ़ाया गया है। उतना सा सेक्शन हम वहां ना पढ़ के यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तभी बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन या रिप्रोडक्शन हम समझ पाएंगे। तो हमें उससे स्ट्रक्चर की जरूरत है, इसलिए यहाँ पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है जूलॉजी में वो छोड़ दिया जाए, क्योंकि आप सेल वाला चैप्टर वहां पढ़ोगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है, या कह लीजिए एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, उसको हमें स्टडी करना है। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। बुक में लिखा होता है कि कोई भी टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरियम का मतलब ये है कि हम कोई आइडियल नहीं ले रहे, बस हम एक जर्नलाइज्ड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर मिस हो सकता है या किसी में ऐड हो सकता है ना। जैसे हम मान लीजिए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और मैंने उसमें फ्लैजिला पढ़ा दिया, बट आपको ये खुद समझना है कि बैक्टीरिया में कहाँ फ्लैजिला होगा और कहाँ नहीं होगा। बस अगर होगा तो जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा आ जाएगा। इस तरीके से बैक्टीरिया में सेल वॉल बना दी गई, तो अगर बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं है तो वो चीज छोड़ दीजिए, अगर है तो ऐसी ही होगी, किसी और तरीके की नहीं होगी। तो टिपिकल का मतलब ये कि हम एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो आपको पढ़ना है। और यहाँ जो स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे वो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, मतलब जो भी यू बैक्टीरिया है ना। बेसिकली यहाँ पे बैक्टीरिया कौन सा है, ये यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें जो पढ़ना है वो यू बैक्टीरिया के हिसाब से पढ़ना है कि वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो आपको देखना है। आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो उन्होंने दो हेडिंग्स में इसको डिवाइड कर रखा है। पहला दे रखा है सेल कोट एंड इट्स मॉडिफिकेशन, मतलब बैक्टीरिया में के सेल में जो बाहर की कोटिंग है उसे सेल कोट बोला जाता है। उसमें क्या क्या चीजें आती है और उस सेल कोट से और क्या क्या बन सकता है। और फिर दूसरा आता है साइटोप्लाज्म एंड इट्स इंक्लूजन, मतलब साइटोप्लाज्म में क्या है और उसके थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर कर देंगे, ऊपर नहीं दिख रहा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आ जाएंगी। अभी तो हम सिर्फ हेडिंग ही लिखी है मैंने, हमें बैक्टीरिया ड्रॉ करके उसको समझने की कोशिश करनी है कि बैक्टीरिया कैसा होगा। मैं एक पहले सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ आपको। ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया ये हो गया। इसके बाद आप सर हेडिंग शो नहीं हो रही। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल लिख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल, ब्रैकेट में लिखा है ए टिपिकल बैक्टीरियम, एक सिंगल बैक्टीरिया है, और आगे लिखा है यू बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया भी ले रहे हो वो यू बैक्टीरिया लोगे, आर्की बैक्टीरिया नहीं। तो उसके हिसाब से हमें एक स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक कोटिंग होगी, आप एक रफ कोटिंग बना लीजिए।
इस तरीके से कोटिंग आ जाएगी। और ये ब्लू लाइन अंदर बनी हुई है ना, इसके बाद आप चाहें तो अंदर एक और लाइन बना लीजिए। टू ब्लू लाइंस बनी हुई है, एक अंदर एक बाहर, आप ऐसे समझ सकते हैं। जो इनर वाली ब्लू लाइन है उसमें कुछ डॉट्स बना लीजिए। थोड़ी थोड़ी दूर पे आप कुछ डॉट्स बना सकते हैं। ये बैक्टीरिया का सेल कोट है। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, पहले मैं सिर्फ नाम लिख दे रहा हूँ, बाद में उनकी डिटेल देखते हैं। सबसे बाहर जो रेड सेक्शन मैंने बनाया फर्स्ट, उसको आप लिख लीजिए कि वो कैप्सूल है या ऑब्लिक में स्लाइम लेयर। सेकंड जो ब्लू लाइन बनी हुई है वो सेल वॉल है। जो अंदर वाली थर्ड ब्लू लाइन है वो सेल मेम्ब्रेन है। 1 2 3 लिखना है आपको। सेल मेम्ब्रेन के पास में जो डॉट्स बने हुए हैं उनको नंबर मत दीजिएगा, बट उनको सिर्फ मीजोसोम लिख लीजिए। ये मीजोसोम से, मीजोसोम सेल मेम्ब्रेन से ही बनते हैं, तो थर्ड में ही इंक्लूड हो जाएगा वो। ये चीजें हो गई। इन तीनों को मिला के ही हम सेल कोट बोलते हैं। अभी हम इनको टेक्स्ट में देखेंगे क्या क्या चीजें, कैप्सूल और स्लाइम लेयर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब मॉडिफिकेशंस क्या है, वो ये है कि बैक्टीरिया अगर मोटाइल हुआ, अगर बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो इसमें क्या होगा, कहीं भी आप फ्लैजिला बना लीजिए। एक बना लीजिए सिर्फ समझने के लिए कि ये एक फ्लैजिला है। ये फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज सिंगल है तो फ्लैजिलम लिख लीजिए। और बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पे बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, पूरी बॉडी पे होते हैं। भाई कैसे बना, जैसे हमारी बॉडी पे ब्रिसल्स या रोए हैं, उस तरीके से यहाँ बैक्टीरिया की बॉडी पे माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके से। इनको पिलाई या फिम्ब्री बोलते हैं। ये फिफ्थ है, पिलाई PILLI और फिम्ब्री FIMBRIE। तो जो आपने फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक लिखा है ये कहलाएगा सेल कोट एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मतलब सेल कोट किससे बनता है, कैप्सूल, स्लाइम लेयर, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से। और मॉडिफिकेशन क्या है, फ्लैजिला और पिलाई फिम्ब्री। तो ये एक हेडिंग में कवर हो जाएंगे, सेल कोट्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब अंदर क्या है, बैक्टीरिया में सेल ऑर्गेनेल तो होते नहीं। अभी आपने लिखा कि प्रोकैरियोटिक है तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल तो नहीं आएंगे। अंदर जो भी कुछ है 6 नंबर पे लिख लीजिए। ये है साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर हम जो भी कुछ बनाएंगे इट्स इंक्लूजन। इंक्लूजन्स का मतलब है जो भी ये इंक्लूड करता है वो इंक्लूजन्स आ गए। तो साइटोप्लाज्म एंड इट्स इंक्लूजन, ये 6 नंबर पे आ जाएगा। फिर आप अगर बैक्टीरिया कहीं पे भी फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा तो एक लाइन बना लीजिए, केवल एक सिंगल स्ट्रक्चर है ये बस। इसको हम नंबर नहीं दे रहे, इसको बस आप लिख लीजिए कि ये क्रोमैटोफोर है। ना, इसको नंबर नहीं दिया, 6 नंबर पे छोड़ दीजिए इसको। ये क्रोमैटोफोर है। बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल भी होगा। तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस तो है नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो पूरे बैक्टीरिया के सेल में बिखरा हुआ होगा। किस तरीके से होगा, तो ये आप इसको नाम दे दीजिए। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म इसी में 6th हेडिंग में इंक्लूड हो जाएगा। ये चीज क्या है, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। अगर इसके ऊपर मेम्ब्रेन बना दोगे तो न्यूक्लियस बन जाएगा। तो फिलहाल अभी हम इसको लिख लेते हैं कि ये बैक्टीरियल क्रोमैटिन है। बाकी बाद में देखेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं। और आपने पढ़ा है कि बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, प्लाज्मिड। तो आप वो भी बना सकते हैं फिलहाल के लिए। तो
1 to 5 तो इस हेडिंग में आ जाएंगे और 6 हेडिंग में ये सब इंक्लूड हो जाए, क्योंकि साइटोप्लाज्म में जो भी कुछ है वो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन का पार्ट है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में उसे रखा जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने बैक्टीरिया का कि बैक्टीरिया में क्या क्या चीजें आएंगी। सेल कोट, जिसमें कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड मीजोसोम्स, मॉडिफिकेशंस में फ्लैजिला एंड पिलाई फिम्ब्री। और जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में आएंगे, साइटोप्लाज्म तो है ही, इंक्लूजन्स में क्रोमैटोफोर, बैक्टीरियल क्रोमैटिन, प्लाज्मिड, ये तो आपको दिख ही रहा है, बाकी राइबोसोम्स भी होंगे या रिजर्व फूड मटेरियल भी होगा या कोई और चीज है तो वो सब भी आ जाएगा। तो साइटोप्लाज्म और उसके इंक्लूजन्स के अंदर सारी बातें आ जाएगी। मैंने ये दोनों वर्ड इसलिए लिखे क्योंकि जब आप सेल वाला चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी से तो उसमें एक्चुअली हेडिंग्स यही दी हुई है, सेल कोर्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन, और दूसरी हेडिंग लिखी है साइटोप्लाज्म एंड इट्स इंक्लूजन्स। बस हमें पढ़ना है यहाँ पे अपने से। हाँ बोलो बेटा। तो क्रोमैटोफोर क्या होता है? क्रोमैटोफोर क्रोमैटोफोर अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेगा तो होगा, वरना नहीं होगा। जैसे अभी हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में, तो मैंने सिर्फ आपको एक फिगर में दिखा दिया, बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो उस हिसाब से पढ़ा देता। अभी आप ऑनलाइन क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो पहले एक फिगर समझ लीजिए। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं किसके बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे आप सबसे पहले पढ़ेंगे कैप्सूल या स्लाइम लेयर, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या हमें देखना है। सबसे पहली चीज क्या है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। इसमें देखते हैं अब क्या है, ये किससे होगा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्लाइकोकैलिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल या स्लाइम लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स। दोनों की केमिस्ट्री एक ही जैसी है। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, कैलिक्स मतलब होता है आउटर मोस्ट पार्ट। आप कैलिक्स का रोला पढ़ते हैं कहीं पे, या आपने और भी कहीं पे कैलिक्स पढ़ा होगा, आई थिंक शायद उसमें भी पढ़ा होगा आपने, किडनी के स्ट्रक्चर में भी कैलिक्स वर्ड आता है, मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर कैलिक्स वर्ड आता है बाहर वाले हिस्से के लिए। तो कैलिक्स का मतलब है बाहर वाला हिस्सा और ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट। दोनों की केमिस्ट्री एक ही है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। सबसे बाहर है तो ये तो अंडरस्टूड है कि आउटर मोस्ट है। जो भी चीज आउटर मोस्ट होती है उसका एक ही फंक्शन होता है कि वो प्रोटेक्टिव होती है। हमारी बॉडी में जो सबसे बाहर की लेयर है उसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन करना। तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो उसको बैक्टीरिया में नाम क्या दे दिया जाएगा, कैप्सूल या स्लाइम लेयर। तो ये वर्ड आ जाएगा। थिकनेस वेरिएबल है ना। किसकी बनी है, मैंने अभी लिखा ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब क्या है, मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड polysaccharides, variable in thickness, मतलब अलग अलग बैक्टीरिया में कैप्सूल कितना थिक होगा ये अलग अलग बात आएगी। ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन एडिशन टू ग्लाइकोकैलिक्स इसमें अमाइनो एसिड्स भी होंगे। अमाइनो एसिड नाइट्रोजनस होते ही है ना। Made up of complex polysaccharide variable in thickness with amino acids। फिर ऐसा सेंटेंस पूरा कर दीजिए, ये चीज आ गई। अब हम दोनों वर्ड यूज कब करते हैं, कैप्सूल कब करते हैं, स्लाइम लेयर कब करते हैं। तो जब ये थिक होता है, रिजिड होगा, हार्ड स्ट्रक्चर होगा तो उसको बोला जाएगा कैप्सूल, है ना। अगर ये थिक है, rigid, hard, then this is called capsule। अगर ये रफ है, jelly like,
विस्कस चिपचिपा है तो इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। केवल डिफरेंस इतना है कि आप एक हार्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कैप्सूल, और एक जेली लाइक कंपैरेटिवली सॉफ्ट हो ही जाएगा, वैसा कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसको नाम दे दिया गया स्लाइम लेयर। ये दो बॉडी हो जाती है। अब जैसे आगे आप कहीं पढ़ते हैं, आपने अगर पहले से याद है आपको थोड़ा बहुत, तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में पढ़ा हुआ है, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ वाला, जेनेटिक्स में जो है, तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि डिप्लोकोकस निमोनी के दो स्ट्रेन होते हैं, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस वाला जो है वो कैप्सुलेटेड होता है, आर वाला नॉन कैप्सुलेटेड होता है। आर वाला डिजीज कॉज नहीं करता, एस वाला डिजीज कॉज करता है। तो वहां पे जो कैप्सुलेटेड वर्ड दिया गया वो इसी सेंस में दिया गया है। अगर कैप्सूल होगा तो बैक्टीरिया क्या कहलाएगा? कैप्सुलेटेड। अगर कैप्सूल नहीं है तो क्या होगा? स्लाइम लेयर होगा। तो बैक्टीरिया क्या कहलाएगा? नॉन कैप्सुलेटेड। वहां जो आर और एस यूज करते हैं वो इसी तरीके से है। जब थिक लेयर आप बनाओगे तो उस पर जब लाइट पड़ेगी तो वो कॉलोनी शाइन करेगी, तो स्मूथ या शाइनिंग कॉलोनीज बन जाएंगी। शाइनिंग कॉलोनीज इसलिए बनती है क्योंकि उसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट है। रफ कॉलोनी इसलिए बनती है क्योंकि उसके अंदर स्लाइम लेयर है, और रफ का वर्ड आर आया और शाइनिंग का वर्ड एस आया। तो एक्चुअली जो वहां पे एस और आर स्ट्रेन पढ़ते हैं उनका रीजन ये है कि एक तरीके के डिप्लोकोकस निमोनी है जिनमें कैप्सूल बनता है, दूसरे तरीके के हैं जिनमें स्लाइम लेयर बनता है। तो ये दोनों बातें हैं। मैं एग्जांपल वही लिख दे रहा हूँ जो आगे आपको पढ़ना है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आप पढ़ते हैं इन डिप्लोकोकस निमोनी, बैक्टीरिया, वहां पे आप पढ़ते हैं एस स्ट्रेन which forms smooth और shining colonies। तो ये इसलिए है because they have capsule, इसलिए इन्हें बोलते हैं कैप्सुलेटेड स्ट्रेन। ऐसे वहां पे आपको पढ़ाया जाता है आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन से दे फॉर्म्स रफ कॉलोनी। ऐसा इसलिए बिकॉज दे डू नॉट हैव कैप्सूल, तो बन जाएंगे नॉन कैप्सुलेटेड। तो जो एक्चुअली आर और एस दिया गया वो इसी सेंस में दिया गया कि उनमें कैप्सूल प्रेजेंट है या स्लाइम लेयर प्रेजेंट है। फंक्शन दोनों का एक ही है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव। दोनों की केमिस्ट्री भी एक ही है, मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड विद अमाइनो एसिड वेरिएबल इन थिकनेस, जिसको आप ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हो। लेकिन दोनों का अपीयरेंस या दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग है, दोनों का जो नेचर है वो अलग है। एक हार्ड है ना, तो थिक होगा, और एक दूसरा जो है वो रफ है, जेली लाइक, सॉफ्ट है, विस्कस है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आर और स्ट्रेन वर्ड यूज कर लिया। तो आपको ये याद रखना है। कैप्सूल का काम क्या होता है? जो भी आप कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स मान लीजिए अगर हम लेते हैं, या कोई बैक्टीरिया किसी और बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है, खा जाता है, फैगोसाइटोसिस करता है, तो उन सबसे बचाना कैप्सूल का फंक्शन हो गया है ना। प्रोटेक्शन तो है ही। इसको देखा जाए तो फंक्शन क्या है, ऐसे लिख लीजिए, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया अगेंस्ट phagocytosis and action of antibiotics। तो यूजुअली एंटीबायोटिक्स से बचाना, या कोई और बैक्टीरिया किसी बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा है, फैगोसाइटोसिस कर रहा है, तो इनसे बचाना कैप्सूल का एक जर्नलाइज फंक्शन हो गया। तो ये आपको कैप्सूल के बारे में याद रखना है। इसके बाद सेकंड हमारा आएगा सेल वॉल। तो स्लाइम लेयर मतलब जेली लाइक और रफ है। ये अगली क्लास में कर लेंगे।
फिलहाल के लिए आज इतना ही, तो काफी लंबा जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर में, सबके बारे में चीजें पढ़नी है। और आपके टेस्ट में यही बताएगा, जो भी कल आपका टेस्ट होगा उसमें आप आज वाली क्लास तक यहाँ तक आपका आ जाएगा। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। सर इसका सॉरी, फिर से बोलो बेटा। हेडलाइन इसका दिखाइए तो। मुझे फिर से वॉइस आपकी नहीं आ रही क्लियर। आप टाइप कर सकते हो? यस सर। टाइप करके बताओ क्या कह रहे हो। हेडलाइन सेल वॉल लिखा है मैंने। टेस्ट का सिलेबस अप टू दिस क्लास। फिगर से पहले मैंने जो हेडिंग लिखी थी वो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरिया, कुछ भी मान लीजिए। और जो स्ट्रक्चर है वो यू बैक्टीरिया का है, आर्की बैक्टीरिया का नहीं। क्लियर? बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए फिलहाल आप इतना प्रिपेयर करिए अपने टेस्ट के हिसाब से, और फिर जो डाउट्स हो वो डिस्कस करिएगा। चलो, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।